मैं भी एक दफा पढ़ता हूँ। तो 498 और या प्री अरेस्ट बेल के बारे में आप क्या जानते हैं? किसी को पता है तो मुझे बता दे, ताकि उसके बाद फिर मैं आपको बताऊं कि मुझे क्या इस हवाले से पता है। यानी को बताना पसंद करेगा 498 और प्री अरेस्ट बेल किसको कहते हैं? हाँ बताएं। प्री अरेस्ट बेल में सर जो अक्यूज्ड होता है उसको मौका दिया जाता है कि वो अपनी सफाई अपने हक में पुलिस के सामने पेश होकर बताए कि ये ऐसे ठीक हो। ये प्री अरेस्ट बेल जो है लिखा किधर है? इसी में सीआरपीसी में देखना, ये 498 है, इसमें इस तरह की वर्डिंग नहीं है कि जिस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अगर सीआरपीसी में नहीं है तो फिर इसके अलावा किधर होना चाहिए? मेजर एक्ट नहीं होती है ना सीआरपीसी, जजमेंट। बिल्कुल। तो जो 498 है बेसिकली इसको डिफरेंट टाइम्स के ऊपर जो है एक्सप्लेन किया गया। तो सबसे पहले जो इसका प्री अरेस्ट बेल के कॉन्टेक्स्ट में जो इसकी डेफिनेशन डेवलप हुई, जो प्रिजम्पशन है वो ये है कि हिदायतुल्लाह वर्सेस क्राउन है पीएलडी 1949 लाहौर 21 में हुई, जिसपे प्री अरेस्ट बेल को प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया कि प्री अरेस्ट बेल क्या होती है, इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और किन पॉइंट्स के ऊपर, और ये वो बेसिक जजमेंट है जिसमें वो मेला पैडी और इस तरह की चीजें जो है वो डिफाइन हुई, जो कि आपके कोड में किसी तरीके से भी लिखी गई है। तो जब पीएलडी 1949 लाहौर 21 हिदायतुल्लाह वर्सेस क्राउन, जी क्राउन क्या सर? क्राउन आप क्राउन के अंदर थे ना सारे, स्टेट जो कहते हैं ना अभी, उस वक्त क्राउन था। अच्छा ये जो है लेकिन ये प्रिजम्पशन गलत है कि हिदायतुल्लाह वर्सेस क्राउन में फर्स्ट टाइम प्री अरेस्ट बेल को डिफाइन किया गया। ये जो प्री अरेस्ट बेल है इनिशियली दो केसेस हैं, एक है 36 क्रिमिनल CRPC LJ 711 एम्परर वर्सेस फन AR 21 है, ये 1934 की जजमेंट है। और इसके अलावा एक और जजमेंट है जिसमें ये दो जजमेंट्स हैं इनिशियली जिसमें ये डिफाइन हुआ, और वो 1934 की वो जजमेंट। तो उसमें इनिशियली प्री अरेस्ट बेल की जो 498 है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया, लेकिन इसको फर्दर प्रॉपर तरीके से जो इसकी एक्सप्लेनेशन या इसको किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करना है उसको मजीद जो है ये हिदायतुल्लाह वर्सेस क्राउन में है। तो जब हिदायतुल्लाह वर्सेस क्राउन आया तो उस वक्त तक जो मेला फैडी और ऑन द पार्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन और कंप्लेनेंट ये बेसिक ग्राउंड था। इसके अलावा जो मेरिट्स हैं वो टच नहीं किए जाते थे प्री अरेस्ट बेल में 1949 में जो एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद ये केस लिखाया जो है मीरा बख्श वर्सेस स्टेट। इस केस में फर्स्ट टाइम इसके PLD 1989 सुप्रीम कोर्ट 347, PLD 1989 सुप्रीम कोर्ट 347, इस केस में जो 489F के दीगर इंग्रेडिएंट्स हैं वो डेवलप हुए कि अब ये जो ग्राउंड्स हैं मेरिट्स हैं इस केस के वो भी आप इसके ऊपर देख सकते हैं। और उसके बाद फिर आज तक इसकी डेवलपमेंट मजीद होती रही, लेकिन अभी जो आजकल जो लेटेस्ट इसके ऊपर हम ये जो बेसिक जजमेंट्स हैं उसके बाद तारिक बशीर केस आया 95 सुप्रीम कोर्ट, तो उसके बाद जो बेसिक चीजें हैं किसी भी ऑफेंस की, यानी कि क्या वो ऑफेंस कैसे कमिट हुआ, एक्यूज की उसमें इन्वॉल्वमेंट कितनी है, मेला फैडी क्या है, और इस तरह के जो सर्कमस्टांसेस है ऑफेंस के, ये सारी चीजें प्री अरेस्ट बेल में अभी देखी जाती हैं। लेकिन वो डेवलप हुई थ्रू जजमेंट्स, क्योंकि स्टैच्यू में ऐसी कोई बात नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी ओरिएंटेशन थी कि कोई बंदा आपसे अगर ये पूछता है कि प्री अरेस्ट बेल की तरह, तो बजाय इसके कि कहना जी 498 में लिखा है, क्योंकि 498 में ऐसी बात कोई नहीं लिखी। तो ये एक बैकग्राउंड है उसका। अगर आप ये जजमेंट है
अगर ये जजमेंट सिर्फ आप पढ़ लेना तो ये सारी की सारी चीजें भी इसमें इनकॉर्पोरेट हुई हैं। मोहम्मद फयाज वर्सेस स्टेट है, ये क्रिमिनल मिसचिएफ 1138 है, लाहौर हाई कोर्ट की ये जजमेंट है। तो अगर ये आप सर्च करेंगे ना गूगल पे मोहम्मद फयाज वर्सेस स्टेट लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर वो आ जाएगा। तो इसमें ये सारी चीजें लिखी हैं। ये जजमेंट जो है कोई भी बंदा जिसने क्रिमिनल प्रैक्टिस करनी है वो लाजमी पढ़े। अगर वो सारी जजमेंट मैंने आपको जो बताई हैं वो अगर आप नहीं पढ़ सकते, हिदायतुल्लाह वाली नहीं पढ़ सकते और उससे आगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसकी जो एक्सप्लेनेशन है और जो इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स है वो इन जजमेंट्स में दिए गए हैं। तो अगर आप सिर्फ यही पढ़ लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके पास टाइम कम होता है, तो आप सिर्फ ये पढ़ लें, बाकी वो 8-9 जो मैंने बताई वो ना पढ़े, तो आपको एक बेसिक पता चल जाएगा कि ये कहाँ से डेवलप हुआ। और अभी भी इसकी मिसकंसेप्शन है, आप पूछेंगे तो बड़े बड़े सीनियर लोग आपको बताएंगे जी ये पहली जजमेंट ही यही है, ये जो मैंने आपको बताई है हिदायतुल्लाह वाली, लेकिन वो नहीं है पहली, इससे पहले भी जजमेंट थी। तो आप सिर्फ ये कि एक दफा इसको गो थ्रू कर लें तो ये आपके लिए सारी जिंदगी ना, आप जब भी फ्री अरेस्ट बेल के ऊपर जाएंगे तो किसी जगह पे भी किसी बात का कोर्ट्स में या किसी जगह पे भी आप बहस होती है, डिस्कशन होती है, या कोई बंदा आपसे सवाल पूछता है, तो आप अगर इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि पहली जजमेंट ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, तो वो डेफिनेटली इसका इंप्रेशन और होगा। या आप कह रहे हैं कि वो 498 में लिखा है तो इसका इंप्रेशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो क्रिमिनल साइड के ऊपर बेसिक तो 154 एक है जो जरूरी पढ़ने वाली चीज है, लेकिन वो चूंकि उसके लिए बड़ा टाइम और वो चाहिए ताकि आपको वो सारी समझाई जाए, लेकिन मेरा चूंकि फोकस जो है वो दूसरे काम के ऊपर है कि मैं आपसे उसकी कराऊं कि किस तरीके से कोर्ट में करना है। तो 498 के कॉन्टेक्स्ट में किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, ताकि फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पर करता हूँ। कोई सवाल नहीं है, सबको समझ आ गया? हाँ ठीक है, जो मैंने आपको दोबारा मैं इसको रिवाइज करता हूँ जल्दी सी। 498 में किसी तरह का कोई इंग्रेडिएंट नहीं है, ठीक है। 3 ये 4 जजमेंट्स आई हैं, 1934 वाली जजमेंट आई है, फिर हिदायतुल्लाह वर्सेस क्राउन आई है, और उसके बाद फिर ये मीरा बख्श केस आया। तो फिर उसमें ये डेवलप्स हुए इंग्रेडिएंट्स। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा ये पढ़ के भी 5-6 इंग्रेडिएंट्स हैं वो सुना देता हूँ। That there should be a genuine proved apprehension of imminent arrest with the effect of virtual restraint on the petitioner. That the petitioner should physically surrender to the court. That the account of ulterior motive, particularly in the part of police, there should be apprehension of harassment and undue irreparable humiliation by means of unjustified arrest. That there should be otherwise a fit case on merits for exercise of jurisdiction in favor of petitioner for the purpose of bail. In this behalf, the provision of 497 CRPC would have to be kept in mind. ये वो जो मैंने कहा कि subsequently develop हुआ कि merits of the case भी आपने देखने, तो merits of the case जो है वो 497 में रूटीन में देखे जाते हैं। तो ये वो basic grounds हैं जिनके ऊपर आजकल जो है वो प्री अरेस्ट बेल अप्लाई होती है और उसके ऊपर कोर्ट अल्टीमेटली डिसाइड करता है। लेकिन अगर इससे पीछे चलते जाएं तो वो ग्राउंड जो है वो कम होते जाते हैं, और जो आखिरी जो शुरू में जो ग्राउंड था सिर्फ और सिर्फ था मैला पैडी, इसके अलावा किसी किस्म का कोई ग्राउंड था, और वो भी ग्राउंड आपके स्टेचू में लिखा नहीं हुआ है। दूसरी बात, सेकेंडली मैं आपको थोड़ी सी ADR एक्ट 2017 है। देखिए जिस तरह से हर तरीके हर जगह पे कोई डेवलपमेंट हो रही है, तो लॉ में इस कॉन्टेक्स्ट में भी डेवलपमेंट हो रही है कि अब जो प्रोसेस है उसको हम ADR की तरफ ले जाएं। ADR मींस अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो बहुत ज्यादा कोर्ट्स में केस ना जाएं, कोर्ट्स के ऊपर बर्डन कम हो, बहुत सारी इसकी जो रीजन है कि लोगों के लिए सहूलत हो, कोर्ट्स के लिए भी डेफिनेटली जब लोग ADR में जाना शुरू हो जाएंगे तो कोर्ट्स का बर्डन कम हो जाएगा, फाइनेंस का कम होगा, झगड़े कम होंगे, तो ओवरऑल आपकी जो इकॉनमी है वो बूस्ट करेगी। तो बहुत सारी ये रीजन है, तो उस वजह से अब पूरी दुनिया में जो प्रोसेस है लिटिगेशन का इसको डिस्करेज किया जा रहा है। तो इसको डिस्करेज करने का मतलब ये नहीं है कि हमारा जो है लॉयर्स की जरूरत खत्म होगी। तो
अब अगर एडीआर होगी तो एडीआर में भी लॉयर्स की जरूरत होगी। कैसे होगी कि जो मीडिएटर होगा, या इसको न्यूट्रल कहते हैं, इसके मुताबिक एक्ट में लिखा हुआ है कि न्यूट्रल होगा, जो उनका डिसीजन बैठ के कराएगा, तो वो भी एक लॉयर होगा। और जो पार्टीज को असिस्ट करेंगे, वो प्रोसीडिंग होगी ना, कोर्ट से बाहर होगी, लेकिन प्रोसीडिंग तो लीगल प्रोसीडिंग होगी, वो भी प्रॉपर इस एक्ट के तहत होगी। तो उसमें भी पार्टीज आगे आप किधर हैं? शेड्यूल बताया भी है अनाउंस। तो जो लॉयर्स हैं उन्होंने उस सारे प्रोसेस को उसके साथ होके करना है। जिस तरह से आप किसी का केस कोर्ट में लेके जाते हैं, इसी तरह से आप किसी का केस मीडिएशन में भी लेके जाएंगे। तो उसमें भी ये भी आपको पता होना चाहिए कि कल कोर्ट कोई केस उठा के न्यूट्रल के पास भेज जाती है, तो आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि 2017 में एक्ट आया है, अभी रिसेंटली इसके रूल्स बने, और ये सारा जो प्रोसेस है अभी स्टार्ट तक नहीं हुआ। अब स्टार्ट हुआ है बड़ा छोटे लेवल पर, लेकिन इसको पूरा अच्छे तरीके से जो है वो इसको भी बूस्ट नहीं मिला। लेकिन अल्टीमेटली ये होगा, आज होगा, 2 साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा, क्योंकि दुनिया में जो लिटिगेशन है वो 60-70% लिटिगेशन सारी दुनिया की उस तरफ जा रही है। तो हम डेफिनेटली थोड़ा सा बाद में चीजों को देखते हैं और फॉलो करते हैं। तो इसलिए एडीआर एक्ट आपने लाजमी पढ़ना है, और एडीआर एक्ट के तहत तमाम वो केसेस, सिविल के तमाम केसेस एडीआर में जा सकते हैं। और इसके अलावा वो केसेस जिसमें क्रिमिनल साइड के ऊपर सेक्शन 345 सीआरपीसी में कंप्रोमाइज हो सकता, वो सारे केस भी एडीआर में जा सकते हैं। तो इसलिए ये एट द सेम टाइम क्रिमिनल साइड के ऊपर और फिर सिविल साइड के ऊपर, दोनों साइड के ऊपर एडीआर एक्ट अप्लाई होता है। इसके अलावा बहुत सारे एक्ट्स हमारे मौजूद हैं जिनमें एडीआर की प्रोविजंस पहले से हैं, इनबिल्ट प्रोविजंस हैं। जिस तरह से फैमिली कोर्ट्स एक्ट में है, कस्टम एक्ट में है, प्ली नैब का है, प्ली बार्गेन है, उसको भी आप ये कह सकते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में है, स्मॉल क्लेम्स एंड माइनर ऑफेंसेस में है, सेक्शन 47 है, सेल्स टैक्स है, 38 ऑफ फेडरल एक्साइज एक्ट है, और 96-99 लोकल गवर्नमेंट एक्ट है। ये सारे वो एक्ट्स हैं जिनमें ऑलरेडी इनबिल्ट एक प्रोविजन थी पहले से थी, लेकिन उसको हम उस तरह से फॉलो नहीं करते, क्योंकि 2017 में इस्लामाबाद में और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में सब्सिक्वेंटली ये 5 एक्ट्स बने। आज सुबह ने अपना एक्ट बनाया, एडीआर एक्ट, और अब तकरीबन तमाम मुल्क में ये प्रोसीडिंग है। जीबी में अभी बिल बना हुआ है, वो असेंबली से पास नहीं हुआ। तो इसका जो प्रोसेस है वो शॉर्ट सा मैं आपको 2-3 मिनट में समझा देता हूँ, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा जो है वो बड़ी फील्ड नहीं है ना, इसके लिए कोई बहुत बड़ी बुक है। ये बुक मेरा में 17 एक पूरी इसकी सेक्शन है पूरे एक्ट की। और जो इसका प्रोसेस है वो ये है कि दो पार्टीज जब भी सिविल सूट में फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, कोर्ट में जाती हैं, तो कोर्ट उनको पूछती है दोनों पार्टी से कि आप मीडिएशन में जाना चाहते हैं। अगर वो कहते हैं ठीक है हम मीडिएशन में जाना चाहते, तो कोर्ट रेफर कर देगी किसी भी मीडिएशन सेंटर को, या डिस्ट्रिक्ट का हर जिले में मीडिएशन सेंटर गवर्नमेंट ने खुद भी कायम करना है, तो वो उसमें रेफर करेगी, या कोर्ट डायरेक्ट किसी भी न्यूट्रल को, जो कि लिस्ट है न्यूट्रल की, या वो दोनों पार्टीज कहती हैं कि फलां बंदा बेशक वो वकील है, बेशक वो कोई इमाम मस्जिद है, कि उसके पास अगर हमें रेफर कर दे तो हम उसके साथ बैठ के तो मीडिएशन कर सकते हैं। तो कोर्ट वो मैटर रेफर कर देगी, उसमें 5-10 दिन का टाइम देगी, पार्टीज उसके पास पेश होंगी, पार्टीज को जब वो सामने हमने बिठाएगा, दोनों से बात करेगा, अलग-अलग मीटिंग कर सकता है, सेपरेट मीटिंग, ज्वाइंट मीटिंग, वो देखेगा कि कौन सी जगह है जहाँ पे ये दोनों पार्टीज एक जगह पे इकट्ठी होगी, तो वो फिर उनको उस तरीके से कन्विंस नहीं करेगा, क्योंकि मीडिएटर जो है उसका वो अपना रोल नहीं होता, उसने दोनों पार्टीज को इकट्ठा करके उनसे फैसला करवाना होता है कि वो भी कहे कि मैं इस बात के ऊपर राजी हूँ, वो दूसरी पार्टी भी कहे। तो जब दोनों कंक्लूजन के ऊपर पहुंच जाते हैं तो उसका एग्रीमेंट ड्राफ्ट करता है और फिर वो एग्रीमेंट कोर्ट में फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर वो राजी नहीं होते तो वो फाइल एज इट इज लिख के एक लाइन लिखेगा जी कि ये मीडिएशन फेल हो गया कोर्ट में, तो कोर्ट में से उधर से केस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो राजी हो जाते हैं
तो वो जो एग्रीमेंट ड्राफ्ट करेगा वो कोर्ट में भेजेगा, तो कोर्ट उस एग्रीमेंट को बतौर डिग्री अनाउंस कर देगी, वो डिग्री होगी और इस एक्ट के तहत उसकी अपील नहीं होगी, क्योंकि पार्टीज रजामंद होंगी, दोनों ने साइन किए होंगे। बाद में अगर कोई पार्टी कहती है मुझे वो नहीं पता चला या ऐसी बात है, तो वो फिर अपीलेबल ही नहीं है और वो खत्म हो गया, वो चैप्टर उधर ही क्लोज हो गया। और उसके बाद क्या होना है कि अगर कोई पार्टी एग्री नहीं होती तो वो डिग्री इन्फोर्स होगी सीपीसी के तहत, जिस तरीके से डिग्री रूटीन में इन्फोर्स होती है एग्जीक्यूशन में जाके। ये छोटा सा मैंने आपको प्रोसेस बताना था कि ये पाकिस्तान में भी आ चुका है और सारी दुनिया में तो बहुत ज्यादा ही है। तो इसलिए इसके मुताबिक इसको अगर थोड़ा बहुत अगर आप इसको मजीद पढ़ना चाहें, देखना चाहें, एक्ट में तो बहुत ज्यादा बातें नहीं लिखी हैं, इसका प्रोसेस है, तरीकाकार है। तो अगर आप गूगल करें तो बहुत सारे एडीआर सेंटर्स हैं जिधर हमने चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेशन से ट्रेनिंग ली है। एडीआर ओडीआर है, रिसेंटली वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की ट्रेनिंग उधर करवा रही है लॉयर्स ने। तो उनके ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं और ऑनलाइन मीडिएशन का प्रोसेस है, तो वो एक दफा हर बंदा लाजमी वो देखे। और मीडिएशन के वो जो होने का तरीकाकार है वो भी उन्होंने सारा दिया हुआ है। और कुछ मीडिएशन भी ऑनलाइन चल रही होती हैं कि जी लोग दिखा रहे होते हैं कि ये हमारे केस की ये मीडिएशन है। तो ताकि कल अगर कोई क्लाइंट आपसे पूछे जी ये जज ही आपको कहे कि जी आप मीडिएशन में जाना चाहते हैं, तो आपको ये तो पता हो कि हम ये फील करते हैं कि ये कोई ऐसी चीज है जिसमें लायर की कोई इंगेजमेंट नहीं है, तो ये पार्टी खुद ही कर लेंगी और वकील वाला काम खत्म हो गया। ऐसी कोई बात नहीं। जाहिर है जिस तरह से आपने कोर्ट में केस करना है, इसी तरह मीडिएटर के पास भी, न्यूट्रल के पास भी आपने जाके उस सारे केस की ब्रीफिंग देनी है। अल्टीमेटली कोई कंक्लूजन होगा तो आपने उसके साथ बैठक करवाना। तो अगर आपका केस हल हो जाएगा, आप फिर मशवरा देंगे, तो वो जो क्लाइंट है वो लिटिगेशन उधर खत्म नहीं होगी। उस क्लाइंट की और जो जितने मामला होंगे उसके ऊपर भी वो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस करेगा, अपने रिश्तेदारों से भी कहेगा, दोस्तों से भी कहेगा कि यार मैं वकील साहब के पास गया हूँ, ये इस प्रोसेस में उन्होंने डाला है और इस प्रोसेस में मैंने हफ्ते 10 दिन में मुझे जो मिलना था मिल गया। तो वो जो चीज़ आपको शायद 10 साल 20 साल लिटिगेशन करने के बाद, बहुत सारा एक्सपेंस करने के बाद होती है, शायद आप उस देखें ना, इसमें ये बात रूटीन में एक जस्टिफिकेशन देते हैं कि वो तो अगर करना होता तो खुद ही बैठ के कर लेते। लेकिन आप इस बात को इस तरह से भी देखें ना कि अगर आप कोर्ट जो है 1000 केसेस भेजती है, 1000 में से अगर 100 केस खत्म हो जाता है, इसमें 900 केस चलता रहता है, तो वो जो 100 केस है उसमें जितना मल्टीप्लाई होना है, अगर कोई सिविल केस है तो उसकी अपीलें होंगी, छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर एविडेंस, कोई हमारा गवाह नहीं आया तो राइट क्लोज हो गया तो अपडेट में चलेंगे, अपील कर दी, रिवीजन कर दी, मतलब ये चलती है लिटिगेशन। केस से आगे 10 केस जनरेट होते हैं, फिर पार्टीज उधर बेचारी में आगे तो आपस में लड़ाई झगड़ा कर देती हैं, छोटा मोटा वो एफआईआर हो जाती है, पहले छोटी एफआईआर होती है, बाद में फिर उस लड़ाई का वो बदला लेते हैं। यानी कि ये लिटिगेशन किस तरीके से खत्म ही नहीं होती। वो जो 100 केस आपके इस प्रोसेस में खत्म होगा तो वो केस परमानेंटली खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोग दायर सामने आमने बैठेंगे तो उनका आपस में पैचअप भी होगा और वो फिर अंदर जो उनकी दोनों की आपस में लिटिगेशन नहीं होगी। तो इसका जो इफेक्ट है डेफिनेटली लॉन्ग रन इसका इफेक्ट है। लेकिन ये जो मीडिएशन आपको मैंने बताया है एक्ट में भी है ये, लेकिन हमारे दीन में कुरान पाक में इसके रेफरेंस से कोई 10-11 आयात है। सूरत निसा में 2 आयात, 114 नंबर आयत कि जब मियाँ बीवी में आपस में डिस्प्यूट हो जाए तो वो दो जो है वो सालिस मुकर्रर करें और फिर वो उनका अच्छा फैसला करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने पूछा कि कौन सा अमल बहुत ज्यादा अहम है, कौन सा अमल है जिसकी बहुत ज्यादा सवाब है। तो उन्होंने सारे नमाज, हज, रोजा, ज़कात सारी चीजें गिनाई और फिर आखिर में लास्ट में कहा कि अगर 2 भाइयों के दरमियान कोई सुलह कराता है तो इसका सवाब सबसे ज्यादा है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो आपका प्रोफेशन है, आप रिज़्क़ हलाल इधर से कमाते हैं, दूसरी तरफ से ये हमारा दीन भी है कि इसका जो सवाब है डेफिनेटली वो भी आपको मिलना है। और इस नियत से बंदा करे कि ये अल्लाह और रसूल का हुक्म है, फिर हमारा कानून इसकी ये इजाजत देता है और फिर लोगों को बैठ के इस नियत से बैठाएंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे जो मसले वो हल होंगे। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो अभी डेवलप हो रहा है। हमारे दीन में तो ये 1400 साल पहले से मौजूद था।
और ये हमारे रीजन में भी ये मौजूद था, जो दीर्घा सिस्टम था, कुछ उसकी कबात हैं, इसके अलावा वो बहुत अच्छा सिस्टम था। तो वो सब लोगों ने उसको डिस्करेज किया, उन्होंने कहा ये गलत बात है, पूरी दुनिया शोर करती है कि ये जो सिस्टम है गलत है, लेकिन सारी दुनिया उस सिस्टम के ऊपर चढ़ आई है, कहते हैं नहीं जी यही सिस्टम है जो अल्टीमेटली, ये जो कोर्स का निज़ाम है ये इतना अच्छा नहीं है, इतना फेवरेबल नहीं है क्लाइंट्स के लिए। तो अब अल्टीमेटली आपने इसको कराना है, इसकी ओरिएंटेशन और ये जो चीज़ें ये अनाप ये जरूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकता था जो बता दिए, बाकी आपने इसके ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च करनी है। और अगर कोई बंदा न्यूट्रल बनना चाहता है या कोई कोर्स वगैरह करना चाहता है तो वो लाजमी इसमें अपने आप को मजीद डाले और इसमें काम करे। जी सर, आपने हाथ खड़ा किया था? अच्छा नहीं, कोई सवाल तो नहीं? हाँ जी सर, इसकी आपने असली मीडिएटर की ज्यूरिसडिक्शन भी होगी? नहीं, कोई नहीं, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई वैल्यू नहीं। सर ये आर्बिट्रेटर जो होते हैं वो भी इसी? नहीं, आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 है, वो डिफरेंट चीज है। आर्बिट्रेशन और इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर डिसाइड करता है, दोनों पार्टी से एविडेंस लेता है, फिर वो डिसाइड करता है, डिसीजन आर्बिट्रेटर का होता है। यहाँ पे जो पार्टीज हैं वो डिसाइड करती हैं, आर्बिट्रेटर का मीडिएटर जो होता है वो डिसाइड नहीं करता। फिर आर्बिट्रेशन में अपील है, जब आप कोर्ट में लेके जाता है, आर्बिट्रेटर अवार्ड लेके जाता है, वो रूल ऑफ कोर्ट जब बनता है तो फिर उस पे आप जाके आर्गुमेंट्स करते हैं कि हमें ये मंजूर है नहीं मंजूर, फिर उसकी अपील होती है, फिर वो आगे सारी प्रोसीड। तो यानी कि आर्बिट्रेशन भी तो लिटिगेशन ही है, मीडिएशन जो है वो लिटिगेशन नहीं। मीडिएशन में ना कोई एविडेंस रिकॉर्ड हो, वो सारा कुछ जुबानी होगा, सिर्फ एग्रीमेंट लिखा जाएगा। और फिर जब कोई गड़बड़ हो जाती है, नहीं होता, तो ये नहीं है कि मीडिएटर उठ के तो कोर्ट में जाके बताएगा कि इस बंदे ने मेरे सामने ये बात भी की थी, इसने ये बात भी की थी, यानी कि वो ऑफ द रिकॉर्ड प्रोसीडिंग है। रिकॉर्ड सिर्फ होगा एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के अलावा कोई चीज रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो आर्बिट्रेशन में तो हर चीज जो भी एविडेंस आएगी वो रिकॉर्ड करेगा आर्बिट्रेटर, फिर उस रिकॉर्डिंग के बाद वो अपना असेसमेंट करके अपना अवार्ड देगा। वो पार्टी से पूछ के अवार्ड नहीं देगा कि बताएं ये अवार्ड दे दूं या नहीं दे दूं। लेकिन मीडिएशन में ये है कि वो दोनों से पूछ के दोनों के सिग्नेचर होते हैं। आर्बिट्रेशन में भी एग्जीक्यूशन करवानी पड़ेगी जी, आर्बिट्रेशन में भी एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? जब आपकी रूल आपकी कोर्ट बन जाता है अवार्ड, तो उसमें तो लाजमी करवाना पड़ता है, क्योंकि उसमें तो पार्टी की मर्जी से आर्बिट्रेटर अवार्ड प्राइज देते हैं, तो उसमें तो हो जाते हैं। लेकिन उसमें ये अपील भी होती है ना, इसमें अपील प्रोवाइडेड नहीं है। उसमें फिर अपील है, उसकी अपील है, फिर वो अपीलें जो चलती हैं सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला चलता है। लेकिन ये जो है इसमें आप अपील कर ही नहीं सकते। ये भी तो है ना, ये फन भी तो है ना, जो बंदा दो पार्टियों से मतलब एक अलग अलग मुलाकात करके उनको बिठाता है, मतलब है कि जो बंदा जो बीच में होता है तो वो भी अगर वो अपना फन का मतलब है कि उसको एबिलिटी हो तो ये जो मीडिएटर पॉइंट होते हैं ना, मैंने खुद भी किया है कोर्स, तो वो जो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, इस बात की ट्रेनिंग करवाते हैं कि किस तरीके से आपने ये काम करना है। तो वो डेफिनेटली ये फन है, वो आपने ये सारी चीज सीखनी है। तो आप जब सीखेंगे तो फिर आपको वो चीज जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऑनलाइन आप ये मीडिएशन होती हुई देखें, वो इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसको सीखें तो सही कि ये मीडिएशन होती क्या है और कैसे होती है। ये तो देखना जब जगह होते हैं हम तो बिल्कुल जाते नहीं है, लेकिन मैं तो जाता रहा हूँ, मुझे पता है, वहां से सीखे ना। देखे ना, वो जो मैं ये तो कह रहा हूँ ना कि जो प्रोसेस सारी दुनिया कहती थी कि ये गलत है, फिर अब सारी दुनिया उसी काम पे लगी है। हमने उसी चीज को जिसको हम पिछले 30-40 साल से डिस्करेज कर रहे हैं कि ये होना ही नहीं चाहिए, अब हमने उसका कानून बना लिया। तो प्रोसेस तो ये हमारे पास तो ये अभी का तो नहीं है ना, हमारे तो कुरान में ये चीज लिखी हुई है, हमने तो उसको फॉलो किया हुआ है। तो लेकिन चले आप इसमें आ गया है, कानून में भी आ गए, तो बहुत अच्छी बात है। अब आ जाएंगे किस बंदे ने, और कोई सवाल तो नहीं? 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था, 1962 का था, पंचायत सिस्टम का कॉन्सेप्ट डाला गया। यार 1962 में तो मैं खुद ही नहीं था, मुझे क्या था क्या था, ठीक है। पंचायत सिस्टम था, लेकिन ड्यूटी सिस्टम और पंचायत सिस्टम उन्हें डाल के ना, बिकॉज़ सर ये जो फैमिली डिस्प्यूट है, द पर्सन हु आर फेमस फॉर देयर विजडम, उनकी भी सर वो और ही होती है, जैसे जजेस 3 होते हैं, 5 होते हैं, दे सिट इन वन प्लेस एंड दे विल डिसाइड द डिस्प्यूट ऑफ। मैं यही आज कर रहा हूं कि जो अयूब खान ने पीडी मेंबर बनाया था जिसके 80,000 मेंबर थे, और उसने वो
जजेस के और अख्तरात उठा के गली मोहल्ले के ये लोगों को दे दिए, मीडिया मेंबर्स को दे दिए। यहाँ से जुडिशरी का सारा सिस्टम तबाह हुआ था, वहां से तबाही आई थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये यूब खान ने किया, आपके फैमिली कोर्ट एक्ट में ये दिया हुआ है कि जो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन होगा वो आर्बिट्रेशन काउंसिल का चेयरमैन होगा, वो अभी भी है। और उस वजह से बहुत सारी लिटिगेशन नहीं होती, क्योंकि जो आपके इलाके का जो बंदा होता है उसके पास जो बात जाती है। और मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे ना जब आप डिसीजन ले रहे हो, जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में बैठे हो तो आप बेईमानी कर सकते हैं, लेकिन जब आप जिरगे में बैठे हो तो जिरगे में बैठने वाला बंदा कभी बेईमानी नहीं कर सकता, इसलिए कि वो जिरगे में नहीं बैठा होता। उसके बैठने की कोई वजह होती है कि वो उस मनसब के ऊपर, उस इलाके के लोगों ने उसको माना होता है। और फिर उस बंदे को इस बात का ख्याल होता है कि मैं अगर इधर अपने भाई के भी हक में कोई चीज करता हूँ, फेवर करता हूँ, तो सारी दुनिया देखेगी कि इसने उसकी फेवर की है और मेरी वो रिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि उसके पास कोई डिग्री नहीं होती, उसके पास कोई वो अपॉइंटमेंट नहीं है कि उससे अपॉइंटमेंट थी, उसकी यही रिस्पेक्ट होती है कि उसने सही फैसला करना है। तो वो डेफिनेटली वहां पे बहुत कम रेयर चांस, यहाँ पे बंदा एक दूसरे की फेवर कर सकता है, कोर्ट ऑफ लॉ में बैठ के फेवर हो सकती है, लेकिन जिरगे में बैठ के और जो सही अच्छे लोग हैं जिरगे करने वाले, वो किसी की फेवर नहीं करते। क्योंकि इस सिस्टम की यही तो खूबसूरती है कि वहां आपके लिए कोई वो ऑनरेरियम नहीं है, आपको कुछ मिल नहीं रहा होता, आपको वो रिस्पेक्ट मिल रही होती है, और उस रिस्पेक्ट के लिए आपने सही काम करना होता है। जब सही काम करते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि ये दुरुस्त है, अदरवाइज गलत काम करेंगे तो फिर तो आपको घुमाने देंगे ना। ये फैसलों से ना, कत्ल के जो फैसले थे ना, लोग जुड़ जाते थे, आगे मसले नहीं बनते थे। ये फर्दर लिटिगेशन खत्म हो जाती है ना। लिटिगेशन का जो प्रोसेस है, इसकी खूबसूरती यही है कि जो बाद में आने वाले केसेस है ना, वो खत्म हो जाएंगे, आपके वो चीजें इस तरह से बेहतर हो जाएंगी, और माशरे के लिए, आपकी आदमी के लिए सारी चीजें जरूरी हैं। तो अब आप FIR जरा लेके आए ना, जिस बंदे ने तैयारी की है, सबसे पहले फोन ना जी, आप जरा। हाँ जी, मुझे तो लगा सबसे ज्यादा आपकी फैमिली थी। आप नहीं सर, खैर है जी, आप यार के भी सर आए ना जी, आप आजकल आपके फादर आ रहे हैं ऑफिस में, पड़े देख रहा हूँ आजकल आपकी फेसबुक जी। अच्छा, ये बताएं कि आप किसकी तरफ से हैं? सर मैं परवेज को रिप्रेजेंट करूँगा। परवेज कौन है? सर परवेज जिसने ये आप ना सारे जरा ये सारी इनकी जो बातें हैं वो ध्यान से सुने, क्योंकि सब ने आके अगर आर्गू करना है तब छुट्टी मिलनी है, इसके बगैर किसी को जैसे मैं आज जाने नहीं दूंगा। क्लास आज आपकी दूसरी कोई नहीं है, तो जो सबसे पहले हैं वो अपने आर्गूमेंट्स करें और उसके बाद चले जाएं, और जो बाद में आने वाले हैं वो तो फिर आखिर तक बहस करेंगे, ठीक है ना? यही है तो सबसे पहले खड़े होंगे, इनको मैं बिठा के रखूंगा। हाँ जी, ये आप किसकी तरफ से? जरा नाम सर बताएं। परवेज, सर परवेज अक्यूज। परवेज अक्यूज है कोई? सर यार परवेज से, परवेज का रोल क्या है? आप अक्यूज की तरफ से? जी सर, मैं अक्यूज की आप इस साइड पे करेंगे, जी बिल्कुल। सर राइट स्टेट आदमी, आप स्टेट में कंप्लेनेंट है, तो आप जो बताए ना जी कि बेसिक क्या सर FIR पढ़ो या जी पढ़े ना, जी पढ़े, उसके बाद फिर ग्राउंड बताएं। बखिदमत जनाब थाना सदर चुनिया अमरोज मोरखा 1/9/2018 ज़ेर दस्तखती हमरा उसामा अमानत, नायब तहसीलदार नूर मोहम्मद नईम, इमरान रशीद हसन, नायब कासदान बसिलसिला वसूली वाजिबात। ज़िला सर डग है या जो डग पहुंचे तो पटवारी हल्का मुश्ताक अहमद ने बताया कि परवेज अहमद प्रेजेंट पटिशनर बाकीदार जिसके जिम्मे वाजिबात सरकार मुबलिक 2,66,000 रुपये तावान और मुबलिक 6,800 रुपये आबियाना बकाया है। तारीख वसूली 31 मार्च 2018 थी जो कि गुजर चुकी है। बाकीदार के खिलाफ मिसल वसूली मुरतब शुदा जिसमें बाकीदार को नोटिस जारी किए गए थे, मगर इसके बावजूद बाकीदार ने सरकार दाखिल खजाना सरकार ना करवाया। सर वो कटिंग है राइट साइड से, ठीक है, ठीक है। हस्बे निशानदेही पटवारी हल्का कसूरी फार्म रकबा वाकया मौजा डग, जहां से परवेज को पकड़ लिया गया। सर यहाँ से स्टार्ट होता है जी। और इसको रकम
रकम वाजुबात सरकार की अदायगी का तो उसने अदायगी से इनकार कर दिया, जिस पर उसको पकड़कर गाड़ी में बिठा लिया गया। सर पहले तो थोड़ा सा इसको मैं इस पे वजाहत करूंगा कि आप वजाहत से पहले ना मेरी बात सुने सर। ये जो आपने एफआईआर जिस तरीके से पढ़ी है ना, इससे लगता ही है कि आपने इधर पहली दफा के एफआईआर पढ़ी है। तो मैंने जो कल आपको ये दी थी इसलिए दी थी कि आप इसको घर में पढ़े तो राइट इसकी साइड तैयारी पे इसकी करें। कटी आ रही है, जुमला जो भी मुकम्मल हो रहा है वो तो आपने जिसने भेजी थी उसको कहना था कि पूरी एफआईआर दे। आपके पास से ऐसी शायद हो। चले आगे, चले सर छोड़ो, अगर है तो कॉपी दे दो। चले आगे। इस आप सस्ता मुझे में बताएं इस क्या सर आगे सर आगे इस सस्ता में परवेज ने ललकारा मारा कि मैं अपने साथियों को बुलवाया कि आज ये जाने ना पाए। सर ललकारे के हवाले से यहाँ पे मुझ पे रोल है परवेज पे, और किसी ललकारे में मैंने किसी भी बंदे को अपनी मदद के लिए किसी भी बंदे को डायरेक्ट नाम लेके नहीं बुलाया। ठीक है, फलां लोग हैं, ये फलां हैं ललकारे में। ललकारे का सर जो कॉन्सेप्ट है कि वो देखा जाता है कि आप किसको ललकारा मार रहे हैं, उससे आपकी डायरेक्ट एफिलिएशन क्या है। मिसाल के तौर पे सर एक बाप अपने बेटे को ललकारा मार रहा है कि ये जिससे इन पे हमला करो, ये मुझे से छुड़ाओ, उसकी एफिलिएशन जो है, यहाँ जो ललकारे की सर एफिलिएशन है वो ओपन है। किसको मारा है, किसने नाम दे, परवेज मार रहा है लेकिन किसको मार रहा है, इसके हवाले से सर डायरेक्टली और किस मकसद के लिए मारा, मास वाय के छोड़ने के हवाले से। उसके बाद सर जिसमें मैं इसी पर रेस करूंगा सर, इसमें फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स हम कह लेते हैं कि ये चले ऑफेंस इसने किया है, लेकिन उससे पहले ये देखा जाएगा कि जो आपके रेवेन्यू के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो किस लॉ के तहत उसके पास गए, उसको उन्होंने गाड़ी में बिठाया, लेकिन डिटेक्शन करने की कोशिश की। सबसे पहले देखा जाएगा कि वो आया कोई लॉ है ऐसा मौजूद है जिसमें कि वो इन अथॉरिटीज को, इन पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए एक बंदे को ग्रैब करने की कोशिश करें बकाया जात की मद में। और इसमें सर मेरी बेल का जो कंप्लीट आर्गूमेंट्स है वो इसी पे आते हैं कि वो खुद ही इलीगली इस एक्टिविटी में शामिल थे। और दूसरा सर ये कि ललकारे की हद तक कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं है जो उसको इस स्टेशन पे जाके, क्योंकि एफिलिएशन नहीं है, बाकी मुल्ज़मान के साथ उसकी एफिलिएशन नहीं है, वो किसको किसके लिए ललकारा मारा। ठीक है, ये आपकी बात और भी ग्राउंड बताएं। ये बात मैं समझ गया हूँ कि आप कहते हैं कि ललकारे वाली बात सही नहीं है और वो आए गलत तरीके से आए आपके पास सर। ठीक है, इसका मतलब है आप एडमिट करते हैं कि आपने वो आपके पास आए और आपने उनके साथ ये रवैया किया। सर नहीं, मैंने तो बिल्कुल नहीं किया सर, मैंने तो किसी को ललकार इसको लगाया, उसमें किसी को अगर मेरे 10 या 12 जो भी साथी आ रहे हैं उसमें किसी एक का नाम तो मैं लूंगा, या फॉर एग्जाम्पल नहीं तो दायरा ये पूरी क्लास होगी, मैं पूरी क्लास को कहता हूँ कि ये काम करो तो मैं थोड़ा ही नाम लेता रहूंगा कि नासिर सर एक तो होगा इन चीजों का थोड़ा होता है, इसी तरह ही होता है कि मार दो इसको, ये करो सर नहीं, किसी एक बिल्कुल नेचुरल लिखी है सर, किसी एक की हद तक जो बंदे को ऑफेंस क्या बनता है आपको? सर मेरे पे तो कोई ऑफेंस नहीं सर, या 10 सेक्शनें लगी हैं तो उनमें से सर नहीं मेरे पे नहीं है, सर मेरे पे नहीं है, चूँकि जो ऊपर से जो 37 है वो जख्मी है, वो डायरेक्टली मैंने किसी को नहीं किया। फिर कार्य सरकार में जो मुदाखलत की गई है 186 उसमें भी मेरे पे कुछ नहीं है। ठीक हो गया, आप बताएं सर, ये जो बात करते हैं इन्होंने तो कहा सीधी कि आए आप इलीगल हैं, आप इसको जस्टिफाई करें कि आप कानूनी तौर पे उतर गए। दूसरी बात ये कहते हैं ऐसा अकरस हुआ ही नहीं। अकरस हुआ ही नहीं तो इतनी बड़ी एफआईआर है सर। सर वहाँ से मेरा सर जो मौक़िफ़ इसमें होगा सर वो ये है कि मैं वहाँ पर जब गया तो वहाँ का जो मुतलका पटवारी था, जब उससे सारी मुझे जब भेजा गया तो मुझे मुतलका पटवारी ने सारी तफसीलात बताई। एक तावान की मद में 2,66,000 रुपया और बाकी 6,800 बयाना पानी के बकाया जाता है। और जो अक्यूज्ड है इनको 2-3 दफ़ा ऑलरेडी नोटिस किया जाता है, दे हैव बीन नोटिस्ड ट्वाइस। बट इस बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं सर, हम अभी पहले मौके पे हमने तो कभी किसी को तो अरेस्ट किया ही नहीं। पहले आप याद होकर देखे तो हम ये नहीं कह रहे सचिव साहब को हमने किसी को अरेस्ट किया, हम तो मौके पे गए, हमने बात की। जब बात के बाद एक वायलेंस वहां पर शुरू हुआ, अब एक बंदे को हमने बिठाना, उससे बात करनी है, वो आके अपने साथियों को ललकारा मारता है कि अब सर साथी उसने जान से मारने का ललकारा नहीं मारा, उसने कहा कि मेरी मदद करे। और मदद करते वक्त अगर 30 लोगों को बुलाया जाता है तो हर एक का नाम तो नहीं लिया जाता ना सर। हमने तो अपनी मदद के लिए लोगों, उसने तो अपनी मदद के लिए, यानी सरकार के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन किया गया। 337 देख लें, फिर 379 आप देखें सर, फिर अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, फिर डिटेन किया, इलीगल कन्फाइनमेंट है सर इसके अंदर। और फिर सबसे बड़ी चीज जो नॉन एबल ऑफेंस सर इसके अंदर एक है 506 जो जान से मारने की धमकियां दी। बस टू है, इसमें तो बेल सर बनती नहीं। और दूसरी बात यह है कि हमने कोई इलीगल काम नहीं किया, हमने सरकार की
कौन से ऑफेंसेस हैं नॉन अवेलेबल आपके? सर इसमें 506 जो है वो नॉन अवेलेबल है सर। इसके अलावा सर इसके अलावा तो मुझे कोई नॉन अवेलेबल है सर। 379 ना सॉरी 379 सर, मैंने डिटेल से देखा नहीं, चोरी वाली है। बाकी 337 है सर। उसके बाद सर 186 है वो भी अवेलेबल है सर। 342 भी अवेलेबल है सर। 148 है। आपका क्या नाम है? सात और आपका? अली अली इमरान साहब ने जो है ना अपना केस बना लिया और आपकी बेल डिसमिस की जाए। सर रिवर्टल में मैं जाता हूँ। नहीं रिवर्टल नहीं, बेल खारिज हो गया बात। और जो बेल खारिज होने के बाद जो आपका रवैया है ना ये होना चाहिए, ठीक है? कि जिस तरह से मैंने आपको खिलाफ ऑर्डर कर दिया तो आपने कहा थैंक यू सर, तो मैं बस ठीक है बैठ गया। मैं सुप्रीम कोर्ट में केस में पेश हुआ, रेंट मैटर था, तो उन्होंने कहा जी कि मैं खड़ा हुआ तो जज साहब ने कहा कि टाइम जो लेना ले लो, केस आपका नहीं बनता। मैंने कहा सर 6 महीने का टाइम, तो उन्होंने कहा 6 महीने में टाइम पूछ रहा हूँ, ये तो आप आधा साल मांग रहे हो, तो महीना लेना है 15 दिन लेने, तो मैं को मलाट 4 महीने दे दूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है 1 मंथ। मैं कहा थैंक यू मलाट। तो मैं इसी तरह जिस तरह से उन्होंने मुस्करा के कहा, तो मैं जो ही पीछे हटा तो मुझे चीफ जस्टिस साहब जो भी रिटायर हुए मजाज साहब होते, तो उन्होंने कहा 1 मिनट लर्न कौन है यस मलाट। मैंने कहा ये 1 महीना और आपके थैंक यू कहने और मुस्कुराहट की। थैंक यू मलाट। मैं कहता था 3 दफा थैंक यू कह, तो कहते नहीं बस हो गया 1 महीना, इससे ज्यादा नहीं। तो ये जो जेस्चर है डेफिनेटली कोर्ट जो है वो इस जेस्चर के ऊपर भी कुछ ना कुछ, जब कोई चीज बिल्कुल स्टेट 50-50 के ऊपर होती है तो फिर जो आपका कंडक्ट है वो उसको फिर काम आता है कि जो लायर ने जिस तरीके से प्रिपरेशन की हो, आप इन दोनों ने एक जजमेंट भी पेश नहीं की, ये गलत तरीका है। जब आप बेल के लिए आर्गू करेंगे तो आपने साथ एक जजमेंट 1-2 उस पॉइंट के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर उसी के लाइन के ऊपर जजमेंट मिल जाती है। तो आपने साथ ये भी रेफर करना है कि फलां केस में, तारिक बशीर केस में, मीरा बख्श केस में इसी तरह का केस था, इस तरह का ये डिसीजन हुआ है, कोर्ट ने प्री अरेस्ट बेल दी है, कोर्ट ने आफ्टर अरेस्ट बेल दी है। हाँ जी, और कोई आ जाए। वो पीछे जो 2 बैठे ना सबसे आखिरी, वो आप दोनों इधर आ जाए, आपको क्या आखिरी जो बिल्कुल आ जाए ना जनाब, आ जाए आप जो सबसे पीछे वाले जी, इधर तो आओ ना यार, इधर आ जाए। क्या मैंने आपको कहा इधर आओ ना यार, साथ वाले भी आ जाए। आपके पास लेट है को पटवारी हमका मुश्ताक करने में बताया कि बाबा सेना कारोबार जिसमें सरकार मुबलिक 2,66,000 रुपये कारोबार और मुबलिक 6,800 रुपये अभियान बकाया है। आखिरी तारीख वसूली 31 मार्च 2018 की जो कि गुजर चुकी है। आप बताएं क्या ग्राउंड है बेल के? री-अरेस्ट बेल आप मांग रहे हैं, किस बंदे की मांग रहे हैं और क्या ग्राउंड है आपके पास? अच्छा अभी देखते ही नहीं, क्या नाम है आपका? किसके साथ होते हैं? किस अली बादशाह साहब के साथ होते हैं? आपको तो इंटरव्यू में हमने बिल्कुल नहीं बनाना। ये तो अभी बादशाह साहब को मैं क्या कहूँगा, अभी बादशाह साहब के ये काम करें उनके ऊपर तो बहुत सख्त एक्शन होगा, आम किसी बंदे के ऊपर तो थोड़ा सा एक्शन नहीं। आप बताएंगे क्या ग्राउंड हो सकते हैं बेल कैंसिल होने के क्या ग्राउंड हो सकते हैं इस एफआईआर में? आप किसके साथ सुनिए की प्रैक्टिस इंफॉर्मेशन भेजी किसके साथ आप बताएंगे या तैयार है?
ये दे दो, हमने अपने क्या करना है। हम आप आए ना जी, आ जाना। लेट है तो अभी आपको लेट आने की वजह से तो आपको बुलाया। क्यों लेट आना वो खुशी की बात है, इससे आप एम्बैरस नहीं, ठीक है। और आपको काम दिया गया था वो आप कर नहीं, ये एम्बैरसिंग की बात नहीं है। और इधर खड़े होना एम्बैरसिंग की बात है, नहीं ये गलत बात है, ऐसे नहीं करते। आपको कल कोई काम दिया गया था तो आपका काम बनता था कि आप पढ़ जाते। और देखें ये मेरे पास कोई फालतू टाइम नहीं है, मेरे आज बहुत सारे केसेस लगे मैं छोड़ के आया हूँ, सिर्फ इसलिए कि हम जो कुछ आपको बता सकते हैं या हम आपको कुछ सिखा सकते हैं सिखा दें। बाकी तो आपने कुछ सीखना है, जो कुछ करना है डेफिनेटली फील्ड में जाना है। तो जब आपको लाइसेंस दें तो कम से कम आपको ये पता हो कि प्री अरेस्ट बेल में कौन बंदा किधर खड़ा होगा, कौन किधर खड़ा होगा, क्या बेसिक ग्राउंड हैं, किस तरीके से जज से बात करनी है, जज ने आगे से कुछ कहना है तो उसको क्या रिस्पॉन्ड करना है। ये बेसिक छोटी छोटी चीजें जो मैं चाहता हूँ कि आपको लाइसेंस मिलने से पहले बताऊं। हाँ जी बताएं सर। इसमें तो एक ये है कि इसमें बगैर नोटिस कोई मेरे को साहब आप आए ना सर, मैं आ गया आप तो पूरी प्रोसिक्यूशन है ना जो है ना सर, मैंने तो आपको देखा ही अभी है। मैंने सर मैं मुल्ज़िम को डिफेंड कर नहीं सर, आप प्रोसिक्यूशन जो आपका काम है वो पहले करें, हम फिर आपको दूसरी तरफ से भी सुनेंगे। मैंने क्या चलें आपको फिर मुल्ज़िम की साइड से सुन लेते हैं। जी आप पहले इसमें दरअसल इल्ज़ाम लगाया गया है कि जो ये तवान की रकम है जो बहना अदा नहीं किया लेने के लिए लिए थे। पहले तो यह है कि इस तरह का कोई नोटिस जो है वो मेरे क्लाइंट को मसूल नहीं हुआ, और ना ही ये सारा झूठ करना ही कोई हमला किया गया सर। अगर कोई इसका यानी शायद है तो ये पेश करें, या एविडेंस है तो ये पेश करें सर। यार मेरे को 8-9 विटनेस लिखे हुए हैं और उनकी सबकी विटनेस हुई है कि आपने ये अरेस्ट किया है। दूसरी बात जो आप कहते हैं कि आपको नोटिस नहीं हुआ, तो रेवेन्यू लैंड कलेक्टर साहब जो है ना, कलेक्टर ने जब आपका वो तैयार किया कि आपने इतने पैसे देने हैं, और उस नोटिस के लिए ही आपके पास स्पेशल पटवारी भी भेजा गया है कि आप उनको जाएं, इंटीमेट करें कि आपने ये पैसे देने हैं। और उस इंटीमेशन के बाद आपने जब उसको इनकार किया तो फिर उसने आपको, क्योंकि उसके पास वारंट होगा कलेक्टर का जारी करता हुआ, तो उसने इसलिए आपको अरेस्ट करने की कोशिश की। नहीं सर, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका केस है कि जो रेजिस्टेंस आपने किया है वो किस हद तक किया, और जो ऑफेंसेस लेवल में उनमें आपके लिए कितनी गुंजाइश। सर देखिए, एक तो ये लेवल इस तरह बनता है कि इसमें जो दफात लगाई गई हैं 2 के अलावा सारी अवेलेबल है, सारी अवेलेबल है, लेकिन 2 जो है नॉन अवेलेबल है, उनके बारे में बताएं। सर नॉन अवेलेबल जो है उसकी 379 और 5062 379 सर इसलिए कि अभी ये ऑफेंस मतलब वो तो चोरी का इसमें बनता नहीं है सर, ठीक है, चोरी का नहीं बनता। बाकी जो ये ललकारा का कह रहे हैं, ललकारा मारा है, ऐसी कोई नहीं है, और ना ही इस तरह की ऐसा सबूत ये पेश कर सके, तो अदरवाइज ये अवेलेबल बनता है। बाकी हम जब जरा में जाएंगे आर्गूमेंट्स होगा तो सर वो उसमें क्लियर होगा। आप कहते हैं कि फर्दर इंक्वायरी का केस है तो ये चीजें जो है एविडेंस स्टेज के ऊपर देखी स्टेज पे क्लियर होगा, इस स्टेज के ऊपर हम नहीं देखते, तो इसीलिए रिक्वेस्ट है कि तो सर इनको ठीक हो गया है। इस तरह अगर लोगों को प्री अरेस्ट बेल दे तो इनकरेज नहीं होंगे लड़ाई झगड़ा करने में सर होंगे। और ये ना स्टेट ऑफिशियल हैं जो गए हैं सर मौके के ऊपर, पटवारी तहसीलदार ये लोग गए हैं, तो वो दायरा अपनी किसी जाति काम से तो गए नहीं है, वो तो सरकारी ड्यूटी के ऊपर गए हैं और उनको आपके क्लाइंट्स ने आगे से मारा है। बिल्कुल सर, ऐसा मारने वाली बात सर सर ये गलत है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ फर्दर इंक्वायरी में जाएं, फिलहाल वेट सर अलाउ करें, मेरे क्लाइंट को भी हक है कि वो आए अपनी सफाई के लिए। आपने बहुत अच्छा किया Respected sir, first off, accused are nominated in the FIR. मैनेजमेंट जो है वो गई है रिकवरी के लिए और प्रॉपरली उन्होंने अपनी जो अराइवल वहाँ पे शो की है और वहाँ पे जाके उन्होंने ये उसको कहा है। और ये सर सुन ले सारे ना रेंजर इनकी बातें जो है वो जरा ध्यान से सुने, FIR आपने पढ़ी है। 2 पॉइंट्स उन्होंने कहे। पहला पॉइंट ये है कि ये प्रॉपर लीगल प्रोसेस से वो लोग गुजर गए, ठीक है, वो जो उनका प्रोसेस था वो प्रॉपर लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत वो प्रोसेस है, उसके तहत करके गए जी। इससे पहले
बाकीदार को प्रॉपरली नोटिस जारी किए गए और उनको समन किया गया और नोटिस करने के बाद वो हाजिर नहीं हुआ, और जब हमने उसको अरेस्ट नहीं किया, हमने उसको रोका है, रोक के उन्हें रिकवरी के बारे में पूछा तो वो अग्रेसिव हो गया, ही वाज वेरी एरोगेंट। और उसी वक्त हमने उसके साथ ही गाड़ी खड़ी थी, बैठाया ही रहे थे कि उन्होंने ललकारा मारा, और ललकारे में उस वक्त लोग मौजूद थे, उन्होंने कहा मैंने पैसे नहीं देने जो व्हाटएवर इज वेरी नोटोरियस पर्सन। इसका एटीट्यूड प्रीवियस एटीट्यूड भी इसी तरह का है और इसने इसमें नहीं किया। तो वहां पे फिर ना उन्होंने they have come with the arms and threatened for the dire consequences which has been affected the sponsorship part 2, और उन्होंने जब मोबाइल छीन लिए और पुलिस ने FIR प्रॉपरली उसमें 379A does not directed 392 सारे ट्रैक्ट 392 सेक्शन उसमें ट्रैक्ट है which is non available, और उसमें बंदे जो पर्सन है वो भी 14-15 दिए गए हैं, और उसकी इसमें नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, उसमें वेपन के साथ है, रिकवरी हो गई है, सब रिकवरी हैज बीन डिटेक्टेड, और उसके बाद मुल्ज़म जो उसको रैशेस और इंजरी आई हैं व्हिच हैज बीन प्रूव्ड कि उसमें they have a beaten with this, there was no motor sir actually, he was defaulted to recover, so the other by end of bail Davidson, that's it। ये देखे ना, ये है आर्गुमेंट। अब दूसरी तरफ करेंगे ना जो तैयारी, तो ये बगैर तैयारी वाले आर्गुमेंट्स हैं। देखें ये जो बेसिक चीज है, आप प्रोसिक्यूशन की साइड से तो आपने उस चीज को जो FIR है उसकी लाइन में रहना है कि आप खुद ही अगर कहना शुरू कर देंगे ये काम इस तरह नहीं हुआ तो डेफिनेटली आप अपने केस को डैमेज कर देंगे। तो जो जो उन्होंने काम किया है उसको जस्टिफाई करना है, आपने उसको जस्टिफाई किया है कि वो लीगल गए, उनके साथ अकरेंस हुआ है। फिर एक और बात जो इन्होंने इसको फर्दर इस आर्गुमेंट्स को उन्होंने प्रूव किया है कि 379 गलत लगा हुआ है। इनफैक्ट 392 बनता है कि उन्होंने फोर्सफुली स्नैच किया है। फोर्सफुली स्नैचिंग जो है वो डकैती में आती है, और 392 के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने उसको डिफाइन किया कि एज पर कंटेंट्स ऑफ FIR वो सेक्शन जो है वो हीनियस ऑफेंस बनता है। जी अब मैं एक्यूज को सर एक्यूज की तरफ से सर FIR में वक्त हुआ नहीं लिखा गया, आप भी कर लें, पहले ये कर लें। FIR में वक्त हुआ नहीं लिखा गया। FIR जो है 7-8 आवर्स मिनिमम इससे डिले है। इट्स मीन कि आफ्टर थॉट हैज कंकॉक्टेड स्टोरी है। गवाहन सारे के सारे जो है इंटरेस्टेड विटनेसेस, किसी भी मुल्ज़िम का रोल एट्रीब्यूशन शेयर नहीं किया गया। 427 यहाँ तक के शीशे तोड़े गए, कोई शीशा इंडिकेट नहीं किया गया कहाँ पे शीशा तोड़ा गया। लिहाजा मुल्ज़िम का रोल एट्रीब्यूशन। फायरिंग के बाद फायरिंग हुई, न किसी ने सुनी, न कोई एम्प्टीज रिकवर हुई, न कोई लेड बुलेट रिकवर हुई, न किसी चीज को हिट हुई, न किसी गाड़ी की रिकॉर्ड को शिकले हिट हुई, न कोई इससे जख्मी हुआ, जिससे ये साबित होता है कि किसी की फायरिंग नहीं हुई। अथॉरिटी ने अपने इख्तियारात को मिसयूज करते हुए इसको अरेस्ट किया सर। सारी उसको फायरिंग जो है वो फायर में एरियल फायरिंग हुई है, डराने के लिए लोग हवाई फायरिंग ही करते हैं, वो तो होने चाहिए। और एमटी जो है वो बच्चे उठा के ले जाते हैं रूटीन में अपना से। It has not been explained. अगर वो बच्चे उठा के ले गए तो they must be explained into the नहीं है, सही उसमें मौका मिलाने में एक्सप्लेन होना चाहिए था। 203 CRPC को निगलेक्ट किया गया। ठीक है, उसमें इंडिपेंडेंट कोई विटनेस नहीं है। अच्छा, मेडिकल रिपोर्ट कोई नहीं है सर। मुल्ज़मान जो प्रीवियसली रिकॉर्ड होल्डर नहीं है सर, मुल्ज़मान के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अभी बन जाएगा ना रिकॉर्ड। This is proud to say that बाद में बन जाएगा। प्रीवियस रिकॉर्ड होल्डर नहीं, ठीक है। एक्चुअली वो उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते सर, ये इलीगल है। गिरफ्तारी का कोई और प्रोसीजर है जो उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। मोबाइल फोन की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, असले की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। सेकंड वकुआ जो है कहते हैं कि वहां पे जाके रोक लिया, वहां पे 34 पिस्टल की एक्सप्लेनेशन है सर। This is the second incident. It's not. So actually, the case should be registered in two parts. Actually, there should be two cases. One at
The union is in the second incident has been taken and made hostage to the वो तो स्टूरा भी केस के कॉन्टेक्स्ट में ना कि अगर अकरंस कंटिन्यूएशन में अकरंस है तो एफआईआर एक तमाम के हम कहते हैं तो एक और एफआईआर दे देते हैं, डायरेक्शन दे देते हैं, और क्या देते हैं। does make any difference 342 sir. तमाम के तमाम वैकेंसीज अवेलेबल हैं क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी चोरी साबित नहीं होती। ठीक है 562 part sir they have said कि there was a weapon जब असले की किसी ने आवाज नहीं सुनी, जब वहां से कोई लेड बुलेट्स या क्राइम शेल एम्प्टी नहीं हुआ, असला रिकवर नहीं हुआ, उसको नहीं कह सकते। ठीक है जी, आपने बेल जो है वो बनने का केस सुना दिया तो आपको बेल दी जाए। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा केस मालिक। एक दो पॉइंट डीएसपी की सर्विस में पीछे पड़ गया 60 साल की सर्विस। असल में बात लोग ना 60 साल जो सर्विस करके भी ना कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो सर मिशन तक रसाई होगी जी, मिशन तक रसाई होगी सर इनकी। सर होती मिसल इनके पास होती है सर पुलिस अभी वाले तो बहुत लेकिन सारे देखिए ना आपके पास एफआईआर थी ना, बहुत सारे लोग कहते हैं हमने पढ़ी नहीं है। तो ये कहता हूँ ना, रसाई होने की बात नहीं है, बात ये है कि वो जो आपके पास चीज है उसको बंदा पढ़े, उससे वो फायदा ले। तो जो बंदा फायदा लेता है उस चीज से उसको उसका बेनिफिट होता है उसकी पोजीशन का। अगर ये अपनी पोजीशन में रहते हुए कुछ भी ना करे, इधर आगे गए कि मैंने एफआईआर ही नहीं पढ़ी, मुझे पता ही नहीं है, तो मैं इधर कौन सा तो आपको कोई मैं मास्टर लगाऊं कि आपको कुछ कहूँगा नहीं, ये नहीं आपने करना है। बस ठीक है, एक दफा रिक्वेस्ट की है, इन्होंने कहा मैं नहीं करता हूँ, मैंने कहा ठीक है जी मैं क्या कर सकता हूँ इनके साथ। ऐसा नहीं है कि पीटीएसपी हाई कोर्ट में खड़े हो और कहे कि मैंने एफआईआर नहीं पढ़ी, तो जो सामने बैठे होते हैं वो कहते हैं अच्छा, लेकिन करते हैं हम हाई कोर्ट में तो नहीं आना। सर हम आपको हाई कोर्ट ही समझते हैं, आप इतने सीनियर काउंसलर सर। हाँ जी बताएंगे आप सर वगैरह तो याद नहीं होंगी, लेकिन थोड़ा सा जो याद है वो बता दें। ठीक है सर। सर ये जो है सर इसमें सारी जो ऑफेंसेस आप आ जाए ना प्रोसिक्यूशन की साइड से, आपने भी कुछ नहीं किया सर। सर इसमें सारे जो ऑफेंसेस हैं इसमें से सिर्फ 2 जो है वो नॉन अवेलेबल हैं, और ये सिर्फ सर ये ऑफेंसेस सिर्फ इसलिए डाले गए हैं कि ताकि जो मेरे मुवक्किल हैं उनको अरेस्ट किया जाए। ये नॉन अवेलेबल सेक्शन इसीलिए होता है ना कि अरेस्ट करें। और सर ये सिर्फ इसलिए, और सर इसमें इनकी मेलाफाइडे शो होती है प्रोसिक्यूशन की तरफ से सिर्फ मेरे मुवक्किल को फंसाने के लिए। इसके एफआईआर में फर्दर पॉइंट्स सर सरकारी मुलाजिम है ना यार, वो तो गए अपने काम से, तो मेलाफाइडे किस तरह होगी? सर इसमें ललकारने का जो ये पॉइंट है, नोटिस सबसे पहले तो नोटिस मेरे मुवक्किल को रिसीव नहीं हुआ, फिर उसके बाद सर ललकारने की हद तक ये लोग कह रहे हैं नोटिस ये नेचुरल अक्रेंस नहीं है ना। नोटिस आपके पास कोई पुलिस वाला आता है कि आपने ये अफेंस किया है, तो वो पहले आपको अपना तारफ कराएगा, अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएगा, फिर आपको एफआईआर दिखाएगा। सर इसमें लेकिन सर इसमें डेफिनेटली वो पटवारी है, उसने अपना काम करना है, उसने आपको पकड़ के आपने मारा है। पॉइंट्स हैं सर मेरे जो मुवक्किल हैं उनको सर आईन पाकिस्तान सर नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी का हक सर हासिल है सर। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं और हाई कोर्ट की भी सर जजमेंट्स हैं कि क्योंकि ये जो 2 ऑफेंसेस हैं सर ये नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में पढ़ रहे हैं, और इसमें कौन सी जजमेंट है नॉन प्रोहिबिटरी? उसमें सर सुप्रीम कोर्ट से और मंसूर अली शाह साहब की भी सर रिसेंट जजमेंट है कि जो भी नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में सर उसमें बेल जो है वो एज अ रूल देना है। जज का नाम लेते हैं तो कहते हैं ऑनरेबल जस्टिस, या बेसिकली जज का नाम लेने की जरूरत नहीं होती, आप सीधे कहें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और हाई कोर्ट। वो सर शुरू में से का साइटेशन मुझे याद नहीं है। ठीक है, सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑनरेबल जज जो है बाबर सत्तार साहब की भी जजमेंट है इस पे कि जो नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में जो ऑफेंसेस आते हैं तो उसमें बेल जो है वो मतलब है, इसका मतलब ये है कि कोई अगर कोई ऑफेंस कर रहा है नॉन अवेलेबल तो उसको छोड़ दें कि जाके फिर मारे सरकारी। नहीं सर इसमें फर्दर इंक्वायरी की बात बनती है ना सर, अभी जो है सर लड़काने के हद तक अभी जिस तरह थेफ्ट की बात हो रही है यहाँ पे 379 इन्होंने वो किया हुआ है। मुलजिम जो है इनके पास मुलजिम जो था वो एक ही बंदा है और वहाँ पे पूरी सरकार गई तो वो कैसे सालों से
छीन सके। दूसरा सर एट अ टाइम, क्योंकि ये नेचुरल अक्रेंस नहीं लग रहा है, एट अ टाइम 15 एक ही अचानक से ये लोग गए और अचानक 15, 16, 17 लोग आ गए उसके घर के सामने, तो ये तो नेचुरल अक्रेंस नहीं लग रहा है। या इसको पहले से पता था कि सरकार मेरे पीछे आ रही है और अभी मुझे अरेस्ट करिए तो मैं 15, 16 बंदे जमा कर लेता हूँ। तो ललकारना जो है सर ये हमारे जनरली FIRs में जो है ये कॉमन ये लोग डालते हैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से, और ताकि बंदे को हम लोग अरेस्ट करें, क्योंकि दिस इज नॉन वेरिएबल। बहुत अच्छे जी, आपने बहुत अच्छा आर्गू किया है। और ये कह रहे हैं कि वो बंदे ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली मुश्किल है कि वो उनसे मोबाइल छीनें। तो पिछले वीक मेरा केस था सुप्रीम कोर्ट में, तो उस पर केस ये था कि जिस बंदे ने मारा है उसकी एज है 82 ईयर्स, और जिसको मारा है उसकी थी 45, और उसके साथ 2 बच्चे भी थे, यानी कि वो 18-19 साल के 3 लोग थे। तो 3 लोगों को एक बंदे ने, जिसकी एज 82 है अभी, तो 5-7 साल पुराना अफेंस है, तो उस वक्त 75 होगी, तो उसने पहले 2 लोगों को डंडे मारे, फिर उसके बाद पिस्टल निकाल के एक को फायर मारा, और उसके बाद वो भाग गया। तो ये जो इन्होंने बात किया बिल्कुल यही आर्गूमेंट, क्योंकि मैं कंप्लेनेंट साइड से था, तो ये आर्गूमेंट्स किए हैं जनरल काउंसिल ने कि जी उन्होंने कहा ये कैसे पॉसिबल है कि 75 ईयर्स का बंदा, ये तीनों जवान है, 45 का है जिसकी डेथ हुई थी, और 2 जवान थे 18-20 साल के, तो तीनों को उसने मारा, और फिर उसके बाद जो है वो भाग गया। तो लर्नर जैसा आपने कहा कि आपका जो बाबा है वो सेहतमंद होगा ना, तो आपके जो मुल्ज़िम है वो सेहतमंद होंगे, ये सरकारी मुलाजिम है कमजोर होंगे। तो इसलिए उन्होंने, तो जो बंदा मारने के लिए आता है वो डेफिनेटली प्लान करके आया था कि हमने इसको कुछ करना है, तो उसकी फोर्स अदरवाइज ज्यादा होती है मार खाने वालों की बनिस्बत। ये उनको तो पता ही नहीं होता ना कि कोई हमारे पर हमला करेगा, ये कोई ऐसी बात है। तो ये तो नेचुरल सी बात है कि आपने मारने के लिए आपके बंदे गए, तो सरकारी मुलाजिम तो लड़ाई के लिए गए ही नहीं थे, तो बेशक ज्यादा थे। आप बताएं जी, आप क्या कहते हैं, बेल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ग्राउंड बताएं, क्या ग्राउंड है? देखिए 2 ऑफेंसेस है नाम मेरे पास, देखिए ना, जब भी आपने इसको असेस करना है बेल होनी है नहीं होती है ना, बहुत सारे ऑफेंसेस लगे वो सारे के सारे बेलेबल है, तो आप उसके ऊपर आप एनर्जी जाया नहीं करेंगे अपनी कि उसके ऊपर प्लान करना शुरू कर दें जी कि 342 हुआ या नहीं हुआ, 427 हुआ या नहीं हुआ, उसको आपने जस्ट कैच करना है। लेकिन फोकस आपका होना चाहिए उस ऑफेंस के ऊपर, जैसे 379 है और 5062 है, इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या वो इंग्रेडिएंट इस FIR में मौजूद है, और फिर सब्सिक्वेंटली जो 161 की स्टेटमेंट्स हैं विटनेसेस की, क्या वो इंग्रेडिएंट उनकी गवाहों के बयानात में भी मौजूद है। तो ये सारा का सारा प्रोसिक्यूशन का केस बनता है, डिफेंस ने भी इसी लाइन के ऊपर रहना है। जी बताएं। तो देखिए कि वो ये बेटी को प्रूव हो चुके हैं कि उन्होंने वाली बात अदा कर दी थी, और नोटिस जब उनको नोटिस रिसीव हुए हैं, जब उनको इसके लिए पकड़ा गया या उनको कुछ बातचीत के लिए बताया गया, तो उन्होंने इसको रिफ्यूज किया। से ये चीज़ आती है कि वो एडमिट तो करते हैं कि उनका जो है ना, यानी कि आप कहती हैं कि उन्होंने चूंकि वाजिबात अदा नहीं किए इसलिए उनको साथ क्रिमिनल केस में भी सजा होनी चाहिए। क्यों उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड थे, नोटिस रिसीव हो चुके थे, क्योंकि देखिए आप कह रही हैं कि ये उनकी क्रिमिनल इंटेंशन थी कि वो लॉ जो है वायलेट कर रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे, दायरे लॉ ही वायलेट कर रहे हैं। जब उन्होंने ललकारा लोगों को उतारा और वो ये वेपन थे, तो इट्स मीन कि वो पहले से प्लान थे कि अगर मुझे कोई जो है ना इसके लिए जो है वो पूछने के लिए आता है, तो जो है ना उन्होंने लोगों को पहले से जो है ना गैदरिंग जो की हुई थी और उनको तैयार किया हुआ था। वेपन ऑन स्पॉट तो नहीं उनके पास अचानक से, अगर जनरल गैदरिंग थी कि गाँव के लोग बहुत इकट्ठे हुए, उनके पास वेपन तो नहीं होना चाहिए, तो इनके अपने लोग वो रूटीन में वेपन रखते हैं पास। नहीं, आप रूटीन में वेपन लोग पास रखते हैं। अच्छा, ये जो बात है ना, ये बड़ी ध्यान से सुन लें कि जब कोई दूसरा बंदा, यानी कि कंप्लेनेंट साइड या आप डिफेंस साइड से हैं, तो कोई आर्गू कर रहा हो तो उसको उधर जवाब कभी नहीं देते। ये बहुत गलत एटीट्यूड है कि वो एक बंदा आर्गू कर रहा हो तो आप भी उसके साथ ही जो, अगर आपने जवाब देना है, जब वो आर्गूमेंट्स खत्म करेगा तो फिर कोर्ट आपको अलाउ करेगी, हाँ जी आपने इस पे कोई कहना है या नहीं करती, तो आप फिर खुद ही कर देंगे कि मैंने भी इसके रिबेटल में को बात करनी है। तो इस चीज का बड़ा आपने खूसी ध्यान रखना है कि दरमियान में इधर एक इधर से बोल रहा है, किधर से बोल रहा है, वो बड़ा अजीब सा वो लगता है। और बताएं वो रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे, जो सरकार की तरफ से आए थे, तो उन्होंने उनकी जो स्नैचिंग की है और उसमें जो मोबाइल वगैरह चीज़ें हैं, तो उस पर उनका लगता है
तो मोबाइल का कोई नंबर पर तो होगा ना, जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि सैमसंग का मोबाइल है, कोई आईफोन है, फिर आपने बाद में एक्सप्लेन करना है ये बात। देखिए ज़ाहिर है अकरंस है तो उसकी जो FIR है बेसिक डॉक्यूमेंट वही होता है, तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट में तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो वाकई नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि अभी मेरे साथ अकरंस होता है तो मैं कहता हूँ मेरा मोबाइल गया, तो अगर मैं इसमें साथ लिखवा दूँ कि ये आईफोन है, 12 है, 13 है ना है, तो वो ये होगा कि आपकी जो आपकी कंटेंशन है वो प्रूव होगी कि वाकई कोई चीज़ है। जिस तरह से उन्होंने अभी भी डिफेंस वालों ने ये कहा पहले भी, जी को फोन होता है उसका कोई नंबर तो होगा ना, आईफोन है, सैमसंग है, कौन से नंबर का है, उसके अंदर कौन से सिम डली हुई है। तो डेफिनेटली आपने लोगों की दरखास्तें लिखनी है। जब भी कोई आपके पास अकरंस के बाद लोग लायर से रब्ता करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन लिख के दें, तो एप्लीकेशन जो है एक तो ये कि कोशिश करें कि एप्लीकेशन प्रिसाइज हो। ये नहीं है कि वो कहानी शुरू कर दें कि 1949 से शुरू हो के तो फलां से इस तरह हुआ उस तरह हुआ। अकरंस के ऊपर बेसिक फोकस होना चाहिए कि अकरंस जिस तरह से हुआ है उस तरह से अकरंस हो, आपने उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना है। बाद लिखने में ऐसी चीजें आ जाती हैं कि वो अकरंस ही खराब हो जाता है कि आपने अकरंस अच्छे तरीके से एक्सप्लेन ही नहीं किया। लेकिन आपका फोन तो गया ही गया है, तो फोन अगर गया है तो फोन का नंबर अगर लिखा होता तो क्या ये इनका डिफेंस का ये खत्म हो जाता, ये आर्गूमेंट ही ना होता कि ये तो आप कहते हैं कि आप कौन सी रिकवरी डालेंगे फोन की, आगे चलें, इससे आगे इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी ना, तो इन केस हम इनसे रिकवरी डाल देते हैं सैमसंग का फोन, तो फिर जब इनकी आफ्टर अरेस्ट लगेगी तो फिर ये आगे यही कहेंगे कि ये बात किधर इन्होंने लिखी थी कि सैमसंग का फोन था। तो इसलिए ये रिकवरी भी इफेक्ट जो है वो हमारे ऊपर जो हुई है वो प्लांटेड है। इन्होंने अगर ये एक्सप्लेन किया होता और फिर वो फोन मुझसे रिकवर होता तो फिर उसकी वैल्यू होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, 506 नॉन अवेलेबल है। लेकिन रूटीन में ऐसे होता है कि कोई पुलिस जाए या इस तरह रेवेन्यू को स्टेट डिपार्टमेंट को जाए तो लोग आगे से रजिस्ट करें, बहुत कम ही होता है। ये तो बड़ा रेयर चांस होता है कि इस तरह की कोई एक्टिविटी हो। ज़्यादा तो लोग वैसे ही इनके सामने नहीं आते कि हम इनके साथ, क्योंकि ज़्यादा स्टेट फंक्शनिंग है उनके साथ झगड़ा तो रूटीन में कोई नहीं करता। आपके साथ झगड़ा किया है तो कुछ गलत तो आपने भी किया होगा। थैंक यू जी। और कोई चीज जिसने तैयारी की हो ऐसी? आपकी बेल का तो 50-50 हो गया काम, टाइम बढ़ गई है। हाँ जी नहीं, वो इनफैक्ट वही है कि जो है ना 3X2 जो है ना एरियल फायरिंग उसको कहते हैं, जो गोली किसी को लगे ना। वैसे तो ये सीधी फायरिंग का मतलब क्या है कि 324 अटैक होता है। होता तो ये है कि सीधी फायरिंग का मतलब है 324, यानी अगर सीधी फायरिंग हो ना तो लोगों को लगती भी है। ये नहीं हो सकता कि इतने लोग हो फायरिंग भी सीधी हो, और ये हकीकत में ऐसे नहीं हो सकता। फिल्म में हो सकता है, लेकिन हकीकत में सीधी फायरिंग हो तो लगती है। जी बताएं क्या ग्राउंड है आपकी बेल के ऊपर? सबसे पहले सर क्रिमिनल लॉ का सर 2 प्रिंसिपल मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पहला तो प्रिंसिपल सर ये है कि जब भी कोई डाउट क्रिएट हो जाता है तो उसका बेनिफिट जो होता है वो एक्यूज पर्सन हो जाता है। बेनिफिट ऑफ डाउट ठीक हो गया। बेनिफिट ऑफ डाउट कौन सा डाउट है जिसका वो सर एक चीज